हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा मॉक टेस्ट है। और आज हम लोग हमेशा की तरह 40 महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपके सामने सवाल आएंगे, आपको सबसे पहले प्रयास करना है कि उसका जवाब आप स्वयं दें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वन बाय वन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। क्लास के लास्ट में आपको बताना है कि आपका 40 में से कितना सवाल सही हुआ है। एक तरह से यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने, देखिए ये जो शब्द है आपका सीखना, इसी को हम लोग यहाँ पे पेडागोजी में अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपको यहाँ पे सीखना जो शब्द दे रखा है, यहाँ पे अधिगम शब्द भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों का समान अर्थ समझना है। पहला ऑप्शन है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे बरसते आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका अर्थ आपको पता हो, यानी कि उसका मतलब आप समझ जाए, तो ये सवाल आपको आसान लगेगा। चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। कहने का मतलब ये है कि सीखने से हमारे व्यवहार, जैसे कि बोलना हो गया, सोचना हो गया, कोई काम करना हो गया, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है कि सीखने से क्या होता है, सीखना एक प्रक्रिया है जिससे हमारे व्यवहार में जो है वो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। देखिए जब हम कोई अनुभव करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये भी आपका सही बात है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, देखिए किसी का व्यवहार देखना ही सीखना है, लेकिन सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो केवल किसी का व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं होता। सीखना तो तब होता है जब व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसा कि ऑप्शन 1 में दे रखा था। यानी कि केवल व्यवहार का किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को आप देख के अगर सीख रहे हैं तो वो सीखना नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीखना तभी कहलाएगा कि आप उनको देख कर जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वो आपका एक तरह से वास्तविक सीखना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी दे रखा है वो आपका गलत हो जाएगा। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अनअधिगम कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम अनजाने में या बिना ध्यान दिए सीख जाते हैं वह भी सीखने का हिस्सा होता है। अनअधिगम मतलब कि वो चीज़ जो हम लोग अनजाने में या फिर बिना ध्यान दिए सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सीखने का हिस्सा होता है। जैसे कि छोटे बच्चे बिना सिखाए बोलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो वो भी तो एक तरह का सीखने का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन पूछा गया है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। आत्मनियमन कहने का मतलब सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन इसका मतलब होता है इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण। अब इस सवाल को करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आत्म नियमन या फिर कहें तो सेल्फ रेगुलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी खुद अपने सीखने की योजना बनाते हैं, खुद पर नज़र रखते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद को नियंत्रित करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, आत्म नियमन। अब अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि विद्यार्थी खुद अपना सीखना प्लान करेंगे, खुद पर नज़र रखेंगे,
कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ सुधार करना चाहिए, कहाँ और बेहतर करना चाहिए, तो वो खुद करेंगे, खुद सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। तो ये तो एक्चुअली कहा जाए तो सेल्फ रेगुलेशन का ही डिफिनेशन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। देखिए विनियम बनाना या फिर जिसको हम लोग कहते हैं नियम बनाना, तो ये जो काम होता है ये आपका किसी संस्था या शिक्षक द्वारा नियम बनाने का काम होता है, यानी कि ये काम आपका शिक्षक या किसी संस्था के द्वारा होता है, ना कि विद्यार्थी स्वयं बनाते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। विद्यार्थी निकाय कहने का मतलब क्या है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा जो नियम बनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों के समूह द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो आपका क्या है कि व्यक्तिगत सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, इंडिविजुअल सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, वो आपका तो समूह का काम है, एक ग्रुप में किया जा रहा है, ग्रुप का काम है, ना कि इंडिविजुअल, ठीक है। आगे है आपका स्व अनुशासन और नियंत्रण। स्व अनुशासन मतलब कि खुद पर अनुशासन और नियंत्रण रखना। देखिए यह जो ऑप्शन है ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का एक हिस्सा है, आत्म नियमन का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, जो सवाल है वो आपका सीखने से संबंधित है कि बच्चा यहाँ पे सीख कैसे रहा है, खुद को कंट्रोल करके कैसे सीख रहा है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने कई बार आपको समझाया है, बताया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ऐसा सब्जेक्ट है, पेडागोजी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कभी कभी आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अक्सर सही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे भी सबसे बेटर वाला ऑप्शन, सबसे उचित वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर सीखने के नज़रिए से देखा जाए तो वो आपको ऑप्शन ए ज़्यादा सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। बाल संसद, अच्छा संसद के बारे में आपको मालूम होगा, पार्लियामेंट, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बाल संसद क्या होता है कि बच्चों की एक नकली कह सकते हैं या फिर छोटी संसद होती है, सभा होती है, जहाँ बच्चे स्कूल या किसी संस्था में मिलकर खुद नेता बनते हैं, मंत्री चुनते हैं, चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं, जैसे असली संसद में होता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वहाँ पे इस टाइप के जो सिस्टम है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। किसी को मंत्री बना दिया जाता है, किसी को एक दिन का जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि आपको आज का जो भी स्कूल का काम वगैरह है वो आपको देखना है। तो इस टाइप के वहाँ पे काम किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे खुद नियम बनाते हैं, चर्चा करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। इससे बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि समानता हो गया, सहयोग, न्याय, जिम्मेदारी को व्यवहार में सीखते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें वे लोग जो है वो सीखते हैं। नेतृत्व करने, बोलने, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो उनमें बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी, लेकिन ये जो है आपका बाल संसद का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सही है कि मनोबल की वृद्धि होगी, होती है, लेकिन ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं है। भविष्य के नेताओं का निर्माण होता है, ये भी सही है, नेता बनने की योग्यता जो है वहीं से डेवलप होती है, आ सकती है, लेकिन कहा जाए बाल संसद का ये भी जो है वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता, किसी को नेता बनाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता। बालकों की सामाजिक उन्नति होती है। देखिए समाज में रहना, मिलजुल कर काम करना सीखते हैं, लेकिन सवाल जो है वो यहाँ पे जो पूछा गया है वो है आपका मुख्य गुण का, ठीक है, कि मुख्य गुण कौन सा है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, सामाजिक उन्नति हो सकती है, लेकिन बाल संसद का ये जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है बाल संसद का कि शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल संसद में बच्चे जो है वो चुनाव हो गया, बहस हो गया, अधिकार, कर्तव्य आदि के जरिए लोकतंत्र के सिद्धांतों को व्यवहार में सीखते हैं। लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनको सीखते हैं, समझते हैं, जैसे कि समानता हो गया, स्वतंत्रता, न्याय, सहयोग इत्यादि को जो है वे लोग अपने जीवन में उतारते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे जो बाल संसद का जो निर्माण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य आपका यही है, शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करना या होना, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाल मनोविज्ञान
यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी। देखिए पेडागोजी क्या होता है, शिक्षा शास्त्र मतलब शिक्षण से जुड़ा ज्ञान। ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा ज्ञान, ये आपका एक अलग विषय होता है। बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन होता है और यही बात आपका जो है चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो इस दृष्टिकोण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बाल प्रकृति क्या है, बाल प्रकृति का मतलब होता है बच्चों का स्वभाव या गुण। ठीक है, गुण के बारे में जानना। प्रकृति का मतलब नेचर, किसी चीज के नेचर के बारे में जानना, किसी चीज के गुण के बारे में जानना। ठीक है, तो बालक या बच्चों के स्वभाव के बारे में जानना, उनके गुण के बारे में जानना, ठीक है, वो आपका बाल प्रकृति है। लेकिन ये आपका जो है बाल मनोविज्ञान का पूरा अर्थ नहीं देता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो ये तो एक तरह का स्टेटमेंट आधारित सवाल हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही कहा था कि अधिगम जो है या फिर सीखना जो है वो विकास की एक प्रक्रिया होती है। जीन पियाजे के बारे में आपको मालूम होगा कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और यहाँ से भी कभी कभी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बीएफ स्किनर ये क्या है, तो ये आपका व्यवहारवाद का एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। ठीक है, यानी कि अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए थे या फिर दिए थे। तो इनके सिद्धांत का भी नाम याद रखिएगा। जैसे पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, उसी तरह यहाँ पे इनके द्वारा अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत के बारे में बात कही गई थी। अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत जो है वो दिया गया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पांचवा का यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू कितनी होती है? सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, 100 से ऊपर। देखिए 100 जो होता है, 100 आईक्यू अगर जिसका होता है तो उसको तो सामान्य या कह सकते हैं कि औसत बालक होता है वो। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा 100 से ऊपर। 150 से ऊपर, देखिए 150 से ऊपर जिसका आईक्यू होता है वो जीनियस होते हैं या फिर जिनको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड। ठीक है, लेकिन सामान्य जो प्रतिभाशाली बालक है वो इससे नीचे आते हैं, इससे पहले आते हैं। 150 से ऊपर आपका गॉड गिफ्टेड हो गया। ठीक है, इससे नीचे आपका सामान्य प्रतिभाशाली बालक आएगा। तो 130 से ऊपर ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 140 से 150 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे देखना होता है, क्योंकि ये सब में जो है वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कौन से विद्वान के अकॉर्डिंग पूछ ले वो कहना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे ऑन एवरेज आपको पता होना चाहिए। 130 से ऊपर सही हो जाएगा। 120 तथा 130 के मध्य, तो ये बच्चे जो हो जिसका आईक्यू 120 से 130 के मध्य होते हैं, ये बच्चे भी तेज होते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली का जो स्तर है, जो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो स्तर है वो आपका 130 से स्टार्ट होता है। जितने भी विद्वान दिए गए हैं दिए हैं अपना थ्योरी, उनमें आपको 130 से ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां सवाल है आपका, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, मानसिक आयु, तीनों। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक है, बच्चों की मानसिक क्षमता का माप होता है। पिछड़े बच्चों में आईक्यू जो है वो सामान्य से कम होता है, इसीलिए यह जरूरी होता है। इसके तहत जो है हम लोग यहाँ पे माप सकते हैं, बालकों की पहचान जो है वो कर सकते हैं। शैक्षिक लब्धि क्या होता है? एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे स्कूल में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इससे बताता है। इससे ये चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, बालकों की पहचान कर सकते हैं। पिछड़े बालक, चूंकि यहाँ पे लिखा गया है पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक को कैसे पहचानेंगे? शैक्षिक उपलब्धि से। तो इनका जो एकेडमिक अचीवमेंट होगा, ठीक है, वो आपका कम रहेगा। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु बताती है कि बच्चा किस स्तर पर सोच सकता है, चाहे उसकी असली उम्र कुछ भी हो। ठीक है,
अब पिछड़ा बालक के बारे में बात किया जाए, पिछड़ा बालक का कैसे पहचानेंगे, तो पिछड़े बच्चे जो होते हैं उनकी मानसिक आयु जो है वो वास्तविक आयु से कम होती है। तो देखिए यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो है ABC तीनों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है ABC, लेकिन इस सवाल में जो है वो एक वर्ड शामिल कर दिया है सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो देखिए बुद्धि लब्धि जो है, मानसिक आयु जो है, ये दोनों आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो शैक्षिक लब्धि है, जो कह सकते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट है, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके तहत जो है वो पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं कि वो विद्यालय में उनका प्रदर्शन कैसा है, ठीक है, उनका रिजल्ट कैसा है, इन सभी चीज़ों को जांच करके आप डायरेक्टली जो पता लगा सकते हैं। लेकिन बुद्धि लब्धि को तो आप देख के पता नहीं लगा सकते। शैक्षिक लब्धि में क्या होगा, उनके व्यवहार से भी आपको पता चल जाएगा। मानसिक आयु में भी आप उनके व्यवहार से पता नहीं लगा सकते, ठीक है, उनके लिए अलग से आपको माप करना पड़ेगा। तो इस नज़रिए से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जवाब मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर डी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। शिशुअवस्था की अवधि मानी गई है। तो बाल विकास की अवस्था के दौरान मैंने सभी जो अवस्था थी उनके उम्र के बारे में बात किया था। तो शिशुअवस्था के बारे में मैंने वहाँ पे जिक्र किया था 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से 6 वर्ष कह सकते हैं, सॉरी जन्म से 6 वर्ष, ठीक है, जन्म जब होता है तो जन्म से 6 वर्ष, ठीक है, ये आपका शिशुअवस्था था। लेकिन यहाँ पे तो आपका कह सकते हैं कि 6 वर्ष दिया नहीं है, तो 0 से 5 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 0 मतलब कि जन्म से लेकर जो है वो 5 वर्ष तक सही हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, और वो लोग जो है वो विभिन्न अवस्थाओं को अपना अलग अलग उम्र दिए हुए हैं, ठीक है, उम्र में बांटे हुए हैं। तो यहाँ पे 0 से 5 वर्ष तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी टेबल को मैंने वहाँ पे भी इंक्लूड करा था। इससे आप देख सकते हैं कि सामान्य जो वर्गीकरण किया जाता है वो आपका 4 अवस्थाओं में होता है। गर्भाधारण, उसके अलावा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। गर्भावस्था यानी कि गर्भधारण से जन्म तक, शिशुअवस्था यानी कि जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और आगे चलकर आपका फिर प्रत्येक अवस्था को बांटा जाता है। इसका क्लास में आप लोग डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के चरण के अंतर्गत संवेदी गत्यात्मक अवस्था काल कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, ठीक है। चूंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, क्लास भी नहीं करवाया है, चूंकि ये आपका बीएड का सिलेबस है और सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी 1-2 सवाल यहाँ पे दे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसका उम्र पूछा गया है कि किस अवस्था तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर कोई सवाल आ जाए तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं पूछा जाएगा, वही आसान टाइप का पूछा जाएगा उम्र के बारे में, या फिर इसका जो अरेंज ऑर्डर है उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि जो जीन पियाजे हैं एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है वो अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया है, यानी कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने जो है बच्चों को 4 अवस्था में बांटा है। एक होता है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अंतर्गत 0 से 2 वर्ष का बच्चा को रखा जाता है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष इसके अंतर्गत रखा गया है। 12 वर्ष से ज़्यादा जो भी बच्चे का उम्र है उसको यहाँ पे हम लोग रखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है कि चारों अवस्था का नाम याद रखना है। कभी कभी ऑर्डर से भी प्रश्न दे दिया जाए, और ये आपको ऑर्डर में ही याद रखना है, आगे पीछे नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। याद कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं यहाँ पे। सम पीपल कैन फ्लाई, ठीक है, सम पीपल कैन फ्लाई।
सम पीपल कैन फ्लाई याद रख सकते हैं। कैसे इसे याद रखिएगा, तो पहला वर्ड आपको पकड़ना है, पहला लेटर एस। एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कंक्रीट और एफ से फॉर्मल। ठीक है, कंक्रीट को भी हम लोग कभी कभी इनफॉर्मल के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नाम है आपका कंक्रीट देखने को मिलेगा। देखिए हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है, इसी कारण से प्रयास कीजिएगा कि आप इसका नाम इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिल सकता है, लेकिन हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, सम पीपल कैन फ्लाई। ठीक है, सभी का पहला पहला जो लेटर है एस हो गया, पी हो गया, कैन का सी हो गया, फ्लाई का एफ हो गया, ये वाला पकड़िएगा। एस से सेंसरी, पी से प्री, सी से कंक्रीट और एफ से फॉर्मल। ठीक है, अवस्था के बारे में बता दिया कि किस उम्र में कौन सा बच्चे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ गुण भी है, ठीक है, विशेषताएं हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ग्रुप में भी मैंने आपको ये वाला जो है वो पेज शेयर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं, क्लास जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम जो है वो आपको डिटेल में जिन प्याजे के ऊपर ये क्लास ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीज़ें समझा दी जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, व्याख्यान विधि में, व्याख्यान जो विधि होती है लेक्चर विधि में आपका बच्चों का सक्रिय भागीदारी नहीं होता है, चूंकि ये आपका टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक केंद्रित होता है। प्रश्नोत्तर विधि में देखिए जो क्वेश्चन आंसर जो मेथड होता है, यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, यह विधि छात्रों को सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन यह हमेशा जो है सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी, क्योंकि क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो लोग तो प्रश्न उत्तर करने से बचना चाहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आपका छात्र केंद्रित उपागम, यानी कि कहें तो वही छात्र सेंटर्ड कह लीजिए या फिर छात्र केंद्रित कह लीजिए, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कक्षा की गतिविधियां और सीखने की प्रक्रिया में स्टूडेंट जो है वो सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं हो गया, उनकी रुचि हो गया, उनकी जो क्षमता है, ठीक है, को ध्यान में रखा जाता है, जिससे क्या होते हैं वो अत्यधिक मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई के प्रति जो है वो संलग्न होते हैं। ठीक है, वो बिजी रहते हैं कह सकते हैं, या फिर ध्यान लगाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत उत्तर है। तो कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है माता पिता से, पुस्तकों से, शिक्षकों से, धर्म ग्रंथों से। तो ये तो आपका आसान सवाल है, माता पिता से यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को सर्वप्रथम किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए? व्याकरण का नहीं, गणित का नहीं, पर्यावरण का नहीं, इससे पहले जरूरत है बच्चों को भाषा का शिक्षा दिया जाए। ठीक है, बच्चों को सर्वप्रथम भाषा की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा वे अपने विचारों हो गया या फिर भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। यह अन्य सभी विषयों की नींव भी रखती है। अगर भाषा उनका डेवलप हो गया, भाषा के विकास हो गया, तभी जाके वो व्याकरण को समझेंगे, गणित को समझेंगे, पर्यावरण के बारे में जो वो समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो मुख्य है वो आपका भाषा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि आपके पढ़ाने के उपरांत भी छात्र किसी विषय वस्तु को समझने में असमर्थ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि आप पढ़ा रहे हैं, समझाने के बावजूद कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप पुनः समझाने के सभी प्रयास त्याग देंगे? त्याग देंगे मतलब कि आप नहीं समझाने जाएंगे, आप छोड़ दीजिएगा कि जो समझा सो समझा, जो नहीं समझा वो जाए भाड़ में जाए। तो ये काम तो एक टीचर होने के नाते आप कर नहीं सकते, आप पुनः नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपका पूर्णतः छात्र पे केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि यहाँ पे आप टीचर जो है मनमानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब तक बच्चा को ना समझ में आए तब तक आपको नए नए विधियों के माध्यम से, नए नए तरीकों के माध्यम से उनको समझाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सोचेंगे बार बार पुनरावृत्ति करना केवल समय की बर्बादी है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। आप छात्रों के साथ सहानुभूति पूर्ण रवैया रखेंगे, क्या इससे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, समझेगा नहीं। जरूरी थोड़ी है कि आप उनसे सिंपैथी रखेंगे तो आप
बच्चा जो है वो आपकी बातों को समझ लेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ लेगा, नहीं। आपको क्या करना है कि आप पुनः जो वो नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका एक श्रेष्ठ शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? शिक्षक की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक अभिव्यक्ति में, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में, ठीक है। एक श्रेष्ठ जो शिक्षण होते हैं, शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? तो यहाँ पे आपका जो है व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शिक्षक का जो मुख्य गुण है, कह सकते हैं व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम, ये आपका सही हो जाएगा। जबकि शिक्षक की जो योग्यता होती है, या फिर कह लीजिए संयमशीलता है, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति है, महत्वपूर्ण है, ऐसा बात नहीं है कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो व्यावसायिक निष्ठा है, यानी कि व्यावसायिक निष्ठा कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पेशे, अपने जॉब के प्रति समर्पण, ठीक है। यानी कि अपना 110% वहाँ पे दे रहे हैं अपने जॉब के प्रति। इसके अलावा प्रेम हो गया, यानी कि छात्रों के प्रति प्रेम एक श्रेष्ठ शिक्षक को अलग करते हैं, ठीक है। एक जो अच्छा टीचर है, गुड टीचर है, उनको अलग बनाता है। उनको हमेशा बच्चों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपने जॉब के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। यह गुण छात्रों के साथ एक सकारात्मक और सहायक संबंध बनाने, सीखने के लिए एक उत्साहजनक वातावरण जो है वो बनाता है। तो इस नज़रिए से आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों से आपका बेस्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, बिल्कुल सही बात है। छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो बच्चे उनको देखेंगे, उनसे सीखेंगे, यानी कि और उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन भी कायम होगा, और जितना भी प्रोग्राम वगैरह है वो भी सही समय पर होगा। तो ऑप्शन डी आपका उचित है, सही है, ठीक है। आगे है अभिरुचि में निहित है। अभिरुचि क्या है? अभिरुचि यानी कि वही इंटरेस्ट हो गया। तो अभिरुचि में क्या निहित है? आकर्षण निहित है। शायद ये सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आत्म अभिव्यक्ति क्या होता है? यानी कि अपनी भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व को व्यक्त करने का यह एक तरीका होता है, ठीक है। आत्मसम्मान यानी कि स्वयं के मूल्य और सम्मान की भावना। आत्मविश्वास यानी कि खुद पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की भावना। तो यहाँ पे अभिरुचि के बारे में बात किया गया है। तो अभिरुचि ये आपका आकर्षण सही हो जाएगा, ठीक है। किसी विशेष वस्तु हो गया, गतिविधि हो गया, या फिर विचार के प्रति स्वाभाविक झुकाव या आकर्षण महसूस करना, उसी को तो हम लोग अभिरुचि कहते हैं। या हमें उस चीज़ में शामिल होने या उसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। जिस चीज़ के बारे में हमें इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, हम प्रयास करते हैं कि हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता चले। तो यहाँ पे एक तरह से वो आकर्षण ही है, ठीक है। आकर्षण आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, में विश्वास अथवा अविश्वास करना, से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभिरुचि का जो आशय है वो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच ये वाला जवाब देते हैं, जो कि गलत है। ये वाला जो पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपका अभिवृत्ति होता है, एटीट्यूड होता है, ना कि एप्टीट्यूड, ठीक है। एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि इंटरेस्ट या फिर अभिरुचि जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है एटीट्यूड यानी कि किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो चीज़। तो ये आपका एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभिरुचि है एक, अभिरुचि क्या है? चयनात्मक पक्ष, सृजनात्मक पक्ष, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो देखिए अभिरुचि जो होता है आपका, एप्टीट्यूड जो होता है या फिर इंटरेस्ट कह लीजिए, ये आपका एक तरह से चयनात्मक पक्ष होता है। अभिरुचि का अर्थ है किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि के प्रति सकारात्मक झुकाव हो गया या फिर आकर्षण महसूस करना। यह हमें कुछ चीज़ों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देने और उन्हें चुनने के लिए जो है प्रेरित करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह जो है एक चयनात्मक पक्ष है, जो हमारे ध्यान और प्रयासों को जो वो निर्देशित करता है या फिर कह सकते हैं बताता है। तो ये आपका एक तरह से चयनात्मक पक्ष सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
नेक्स्ट है अभिरुचियां सहायता करती है लक्ष्य तक पहुंचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में। तो आपका जो है यहाँ पे उक्त तीनों में सही हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंचने में भी, सीखने में भी, प्रयोजन सिद्ध करने में भी, उक्त तीनों में। लक्ष्य तक पहुंचने में कैसे? देखिए, जब आपकी किसी चीज़ में सच्ची रुचि होगी, सच्चा इंटरेस्ट होगा, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और मोटिवेट हमेशा रहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट होता है तो आप हमेशा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। आपकी रुचि आपको चुनौतियों का सामना करने और प्रयास जारी रखने की शक्ति देता है। सीखने में तो आप उन विषयों या गतिविधियों के बारे में अधिक आसानी से और गहराई से सीखते हैं जिनमें आपकी रुचि होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चा को विज्ञान में रुचि है तो वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे जो है वो सीखने का प्रयास करेगा। प्रयोजन सिद्ध करने में यानी कि अभिरुचियाँ आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है और आप अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाना चाहते हैं। या आपके जीवन में एक दिशा और उद्देश्य की भावना जो है वो ला सकता है। यानी कि प्रयोजन सिद्ध करने में, प्लान वगैरह बनाने में भी कह सकते हैं कि ये आपका सही है। तो इस नज़रिए से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी आपका अभिरुचि का है। जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिरुचि आपका जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। हमारी कुछ रुचियाँ जन्म से ही हमारे स्वभाव का हिस्सा हो सकती है, जबकि कुछ समय और अनुभव के साथ जो है सीखी और विकसित की जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि बाद में भी सीख के या फिर अनुभव करके जो है वो रुचि यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। ये भी अर्जित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो एक मित्र जैसी, एक मार्गदर्शक जैसी, एक कार्य सहयोगी जैसी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट जो विधि होता है, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है, इसमें एक टीचर एक मित्र जैसा अगर रहेगा तो क्या होगा कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक अच्छा संबंध रहेगा। ठीक है, जिससे वे अपनी समस्याओं और विचारों को खुलकर जो है वो टीचर के साथ साझा करेंगे या फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ साझा करेंगे। तो ये व्यवहार आपका जरूरी है। मार्गदर्शक जैसे कैसे? तो देखिए, छात्रों को प्रोजेक्ट चुनने, योजना बनाने और जानकारी एकत्र करने और निष्कर्ष निकालने में जो है वो टीचर बच्चों को सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है, उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये बात भी ठीक है। एक कार्य सहयोगी जैसे, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर छात्रों के साथ मिलकर टीचर स्वयं काम कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये बात भी आपका सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है इसका बाल केंद्रित होना, इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना, खेल खेल में बालकों को विज्ञान सिखाना, प्रजातांत्रिक अनुशासन को लागू करना। प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण। अब इस प्रश्न में भी आपको जो है वो दो आंसर देखने को मिलेंगे जगह जगह पे। कहीं पे आपको इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका बाल केंद्रित होना, ये दोनों जवाब आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉजिक को समझें, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, बाल केंद्रित के अंतर्गत। बाल केंद्रित यानी कि हर चीज़ जो बालक को केंद्र में रखकर किया जा रहा है, बालक के रुचि के अनुसार, बालक के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है यहाँ पे किया जा रहा है, तो वो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा बाल केंद्रित के अंतर्गत। प्रोजेक्ट विधि क्या है कि प्रोजेक्ट विधि यहाँ पे बाल केंद्रित होना इनका सर्वश्रेष्ठ गुण है। ठीक है, ये तो आपका बात की बात है, वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जरूरी थोड़ी है कि प्रोजेक्ट से आप केवल वैज्ञानिक के बारे में बात की जाए, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि यह आपका एक बाल केंद्रित के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका बाल केंद्रित होना। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व करना चाहिए जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। व्यापार में प्रचुर धन कमा रहा है, ये तो कोई बात नहीं है, धन वाला बात। ठीक है, राजनीति में कामयाब पा रहा है, फिल्मों में नाम कमा रहा है, तीनों आपका नहीं होगा। एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व करना चाहिए जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ छात्र परीक्षा भवन में दादागिरी से अनुचित साधन प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
समय की नज़ाकत को देखते हुए लचीला रुख अपनाएंगे, सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नियमानुसार कार्य करेंगे। जो मतलब कि नियम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे सभी सभी नियमावली जो है वो सभी रूल रेगुलेशन लिखा होता है। एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है कि क्या क्या करना है। अगर कोई बच्चा कुछ उल्टा सीधा काम करे तो उनको निष्कासित कर देना है, क्या करना है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे लिखा रहता है। तो उचित जो सिद्धांत है, जो नियम बने हैं, उनके अकॉर्डिंग जो वो टीचर वहाँ पे काम करेंगे। प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। तो सबसे बेटर वाला जो ऑप्शन फिलहाल है वो आपका ये है कि सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नियमानुसार कार्य करेंगे। जो नियम बनाया गया है, तय किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर को वहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा उदंड करेंगे तो फिर आप जाके आगे प्रिंसिपल को बताएंगे, लेकिन पहला काम तो जो नियम है वो आप करेंगे क्योंकि आपको वहाँ पे हक मिला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपके विचार से कक्षा शिक्षण में छात्रों को अच्छी तरह पाठ्य वस्तु सिखाने के लिए अध्यापक में आवश्यक है आदर्शवादी वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र से क्या मतलब है आपका? गतिशील व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका इफ़ेक्टिव अभिव्यक्ति कह सकते हैं। यानी कि बच्चों को किस माध्यम से सिखाया जा रहा है। ठीक है। जो बताने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो आपका यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रभावी अभिव्यक्ति, कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए शिक्षक का विचारों को स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक जो कुछ भी बता रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है। बेहतर ढंग से टीचर जो उस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, बच्चों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है। चाहे ज्ञान कितना भी अच्छा हो, यदि टीचर उस चीज़ को बच्चों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो छात्र उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि एक ज्ञाता जो है एक अच्छा टीचर बन जाए। नहीं, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो अच्छा टीचर बन ही सकता है, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अगर आपके पास जितना नॉलेज है, कम भी नॉलेज है, लेकिन आप जो है वो छात्रों तक उसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रदान कर पा रहे हैं, मतलब कि उनको पहुंचा पा रहे हैं। मतलब ज्ञान को जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। ठीक है। बाकी आपके पास ज्ञान दुनिया भर का है लेकिन आप बच्चों को अच्छे से समझा ही नहीं पाइएगा तो फिर वो तो आपका व्यर्थ है एक तरह से। ठीक है। तो प्रभावी अभिव्यक्ति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर हंगामा हो जाता है तो आप भविष्य में चाहेंगे कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ना की जाए। तो ये तो आपका डरपोक वाला काम हो गया कि एक बार किसी कारणवश हंगामा हो गया तो आप पूरा वाद विवाद प्रतियोगिता को ही रोक देंगे। तो ये तो आपका एक नेगेटिव सेंस को दे रहा है, दिखा रहा है। निर्णायकों के चयन में सभी विद्यालय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व देंगे, आलोचना की परवाह ना करते हुए अपना कार्य करेंगे, सोचेंगे कि जो हारता है वह ऐसा करता ही है। देखिए यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा कि मान लीजिए कि जो परिणाम आया है, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, उसमें जो परिणाम आया है और उस परिणाम को लेकर हंगामा हो रहा है, तो हंगामा होने का रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो परिणाम दिया गया है वो सभी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो सही परिणाम नहीं दिया गया है, कुछ उसमें मिस्टेक या त्रुटि की गई है। तो एक टीचर होने के नाते कह सकते हैं कि आपको क्या करना है कि निर्णायकों के चयन में सभी विद्यालय संस्थाओं को आप जो प्रतिनिधित्व देंगे। कहने का मतलब ये है, समझिए इस चीज़ को, कि अगर वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा होता है तो समाधान यह नहीं है कि प्रतियोगिता बंद कर दी जाए या आलोचना को अनदेखा किया जाए। यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन सी में कि आलोचना की परवाह ना करते हुए, देखिए आप किसी की आलोचना को टीचर होने के नाते इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करने के बाद जब वो टीचर में नहीं आना चाहिए, टीचर क्या का गुण होता है कि वो आप जो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझें, फिर जो है वो नियम के अकॉर्डिंग आप काम करें। तो इग्नोर करने वाला बात तो ऐसा ही आपका गलत है। भविष्य में चाहेंगे कि बंद हो जाए वाद विवाद, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत है। ठीक है। सबसे उचित उपाय क्या है कि सबसे उचित उपाय यह है कि भविष्य में निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्णायकों का चयन इस तरह किया जाए कि सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि वो सही सही रिजल्ट प्रकाशन करें, सही सही जो है वो परिणाम दें। तो निष्पक्ष होकर, ठीक है, किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष होकर जो वो सही सही परिणाम ले।
इससे क्या होगा कि सभी प्रतिभागियों को निर्णय पर भरोसा रहेगा और विवाद की संभावना भी जो है वो कम होगी। तो ये आपका सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बाकी से बेटर ऑप्शन है। हालांकि यहाँ पे देखा गया है कि कुछ किताब में आपका इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आलोचना की परवाह ना करते हुए आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, टीचर होने के नाते। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अगला बार से क्या कीजिएगा कि जो निर्णायक का जो चयन कर रहे हैं आप, तो कुछ ऐसे निर्णायकों का चयन आपको करना होगा जो निष्पक्ष परिणाम दे, ठीक है, निष्पक्ष दे, हमेशा सही के साथ रहें, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इससे क्या होगा कि छात्रों का विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है व्यक्ति का कुसुमायोजन प्रकट करता है। कुसुमायोजन तो झगड़ालू प्रवृत्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति, आक्रमणकारी के रूप में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगर व्यक्ति जो है वो समायोजित नहीं है, समाज के साथ समायोजित नहीं है, कुसमायोजन से ग्रसित है, तो वो हमेशा क्या करेगा, झगड़ा वगैरह करते रहेगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, बार बार झगड़ा लड़ाई झगड़ा करेगा। पलायनवादी यानी कि समस्याओं से भागने की कोशिश करेगा। आक्रमणकारी होगा यानी कि अन्य लोगों पर शारीरिक या मानसिक रूप से हमला करेगा। ये आपका जो है वो मेल एडजस्टमेंट पीपल का जो है वो लक्षण होता है, कुसुमायोजन व्यक्ति का जो है वो लक्षण होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। समायोजन वाले क्लास में मैंने आपको ये चीज़ के बारे में बता रखा है। आगे है आपका कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं। दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग देखने वाले को क्या कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग कौन देखता है, समायोजित व्यक्ति तो नहीं, असमायोजित व्यक्ति आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डे ड्रीमिंग आपका जो लक्षण है वो आपका असमायोजित व्यक्ति का ही है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कल्पना करता है, अक्सर डे ड्रीमिंग में डूबे रहते हैं, वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, यह एक प्रकार का असमायोजन है, क्योंकि ऐसे लोग वास्तविक जीवन की चुनौतियों और परिस्थितियों से सही तरीके से जो है वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का, उपरोक्त सभी का। तो ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको दो मेथड के बारे में बताया था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा गया है, तनाव को कम करने का इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय लेना, ठीक है। तो अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है। अब ये जो सब्लिमेशन है वो क्या है, तो यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होता है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार्य या तनावपूर्ण इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य या फिर कह सकते हैं रचनात्मक गतिविधियों में बदल लेता है, ठीक है। यह तनाव को जो है वो कम करने का एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, जैसे कि दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापित करना, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय लेना, ये सब आपका डायरेक्ट मेथड का पॉइंट था, ठीक है। आप उस क्लास को जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो उनका नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम होता है डॉक्टर के लिए, तो नीट का एग्ज़ाम बार बार दे रहा है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो वो क्या करेगा कि दूसरा स्कोप को देखेगा, इंजीनियर के लाइन में चल जाएगा या फिर किसी और के लाइन में जा सकता है, ठीक है, या टीचर बन जाएगा। तो वो तो आपका यही था, दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन करना। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये तीनों आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। तो स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण कौन कौन सा है पहले वो समझ लेते हैं। तो प्रमुख कार्यों में संतोष होना, बिल्कुल सही बात है, संतोष होता है, एक समायोजित व्यक्ति में संतोष देखने को मिलता है। अतिशयता का अभाव, आत्मविश्वास, ये तीनों आपका होता है, ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता, ये आपका नहीं होता है, ये आपका कुसुमायोजित व्यक्ति का लक्षण है, यानी कि वो हमेशा जो है वो अस्थिर रहेगा, हमेशा उसका जो इमोशन है कह सकते हैं वो डिसबैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा गया है। अच्छा, अतिशयता का अभाव यानी कि अति व्यवहार से बचाव, इसका मतलब क्या हुआ, अति व्यवहार से बचाव, किसी भी चीज़ के प्रति जो वो ज़्यादा अति नहीं करेगा, ज़्यादा
जो है वो नहीं गड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। आगे है मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है। मापन किया जाने वाले व्यक्तित्व का प्रत्येक जो पहलू है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का अंश है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो परिभाषा है वो आपका स्किलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका स्टेटमेंट आधारित सवाल है, ठीक है। तो ये आपका स्किलर सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। शारीरिक रूप से, तो शारीरिक रूप से जो डिफरेंस दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाहरी भिन्नता, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बाहरी भिन्नता करेक्ट है। आंतरिक भिन्नता यानी कि जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, जैसे कि कद हो गया, कद को तो देख सकते हैं, रंग को देख सकते हैं, शारीरिक बनावट को देख सकते हैं, तो ये तो आपका बाहरी हो गया। आंतरिक भिन्नता क्या हुआ कि शरीर के अंदर के अंगों और प्रणालियों में अंतर को संदर्भित करता है, यानी कि शरीर के अंदर जो भी डिफरेंस है वो, तो इसको तो हम लोग बाहरी तौर पे देख नहीं सकते। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का जो तरीका है उसी को हम लोग व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। तो उपयुक्त सभी भी यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बाहरी भिन्नता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। डाल्टन प्लान, बिनेटिका प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। अगर आपने आज से पहले वाला मॉक टेस्ट भी देखा होगा तो इन सभी प्लान के बारे में, इन सभी मेथड के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि कौन सा मेथड क्या होता है, कौन सा प्लान में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाल्टन प्लान। व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, वो है आपका, उसको हम लोग डाल्टन प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। डाल्टन प्लान क्या है एक्चुअली, अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें आपको, तो यह एक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली है, इंडिविजुअल शिक्षा प्रणाली है, इंडिविजुअल एजुकेशन सिस्टम है, जो छात्रों को अपनी गति से सीखने और अपनी रुचियों का पता लगाने की स्वतंत्रता देती है। इसे जो 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के एक शिक्षिका थे हेलेन पार्कहर्स्ट ने विकसित किया था। इस योजना के तहत छात्रों को मासिक या यूनिट जो है वो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी समय सारणी के अनुसार पूरा कर सकते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक और संसाधन के रूप में कार्य करते हैं इसमें, ठीक है। छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको डाल्टन प्लान में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना जो है वो उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह एक्चुअली क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस है। सीमा जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो कहीं ना कहीं उनका आईक्यू में डिफरेंस है, ठीक है, उनके सोचने समझने की शक्ति में डिफरेंस है, तो वो आपका एक तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर संबंध क्या होता है? यह सिद्धांत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के एक दूसरे से जुड़े होने की बात करता है। निरंतरता यानी कि यह सिद्धांत विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है जो जीवन भर चलती है। हमने आपको कई बार बताया कि विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है। तो विकास के सिद्धांत में मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, वहां से ये सवाल लिया गया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृहकार्य के आधार पर। तो क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पे वो जो है वो समझ सकता है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न समुदाय के छात्रों की भाषा हो गया, बोलने का जो तरीका है, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो ढंग है वो अलग अलग हो सकता है। यह उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवेश को दर्शाता है, और इस नज़रिए से वे लोग जो है वो कह सकते हैं कि टीचर जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। आंखों के संपर्क के आधार पे, तो ये तो गलत है। आंखों का संपर्क व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक पहलू हो सकता है, लेकिन यह समुदाय आधारित भिन्नताओं को समझने का व्यापक तरीका नहीं है, ठीक है। बुद्धि के आधार पे, तो बुद्धि व्यक्तिगत
भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को माप सकते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर समुदाय आधारित भिन्नताओं से संबंधित नहीं है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि समुदाय आधारित जो है, जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा गृहकार्य के आधार पे, तो गृहकार्य करने का तरीका और गुणवत्ता व्यक्तिगत क्षमताओं और प्रेरणा पर निर्भर करती है, ना कि समुदाय आधारित भिन्नता पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो है समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात किया जा रहा है, समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता। और इसके आधार पर आपका जो है वो कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो वो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पे कि जो समुदाय में व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे जो है वो अपने सूचनाओं को जो है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी जोर देती है, एनसीईआरटी किसके ऊपर जोर देती है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। अध्यापक केंद्रित नेगेटिव है, समाज आधारित शिक्षा, व्यक्ति आधारित शिक्षा। तो आसान सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा पे जो है एनसीईआरटी जोर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है सभी चीज़ें। छात्र केंद्रित शिक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक, उपयुक्त सभी के बारे में जो है एनसीएफ 2005 बात करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों का तीनों सही है। बाल केंद्रित यानी कि बच्चों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत होना चाहिए यानी कि एक्टिविटी पे आधारित होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव जो वो सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज के क्लास का। जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा, बच्चा के बारे में बात किया जा रहा है कि बच्चा जब नक्शे से पढ़ेगा तब नक्शा प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए, विश्व का होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। हम आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब भी जो है वो आपको कुछ किताबों में ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट पर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे इसका जवाब जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सतह पर पड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, शुरुआत में बच्चों के लिए सपाट सतह पर रखे नक्शे को समझना आसान होता है। सपाट सतह, तो सपाट सतह कहने का मतलब कि मान लीजिए कि बच्चे जो वो जमीन पे बैठ रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे सपाट सतह है यानी कि पूरा प्लेन सतह है, तो वहाँ पे हम लोग जो वो नक्शे को रख सकते हैं, सतह पे रख सकते हैं। वे उस पर क्या करेंगे, अपनी उंगलियां चला सकते हैं, विभिन्न स्थानों के बीच संबंध को आसानी से देख सकते हैं, हाथ से यानी कि फिंगर के माध्यम से वे लोग देख सकते हैं। बड़े या प्रोजेक्ट किए गए नक्शे उनके लिए बहुत अधिक अमूर्त हो सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट माध्यम से, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट के माध्यम से आप दिखा रहे, तो वो चीज़ तो बच्चे छू नहीं सकते ना, टच नहीं कर सकते, उनको एक तरह से अमूर्त मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विश्व का नक्शा है, तो विश्व का नक्शा कह सकते हैं कि शुरुआत के तौर पे बच्चों के लिए जटिल हो सकता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम जो है वो नक्शे से अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा आपको काम करना है कि बच्चे उस चीज़ को स्वयं देखे, टच करे। ठीक है, हाथों से, फिंगर के माध्यम से टच करे, देख के अच्छे से जो है वो जगह के बारे में बताएं, समझाएं। तो कहीं ना कहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप नक्शा को जो है वो सतह पे रखेंगे कहीं पे, तब ये आप जो है वो चाहे दीवार पे टांग दें, इस माध्यम से कर सकते हैं, दीवार पे टांग दें या फिर सतह पे रख दें, तो ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और आंसर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी राय आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 40 प्रश्न आज आपको बताया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 40 में से जो है वो कितना सवाल सही हुआ है। ठीक है, किसी प्रश्न में आपका कोई संदेह रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास अगर पसंद आया होगा, जानकारी अगर समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।